आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आज का जो टॉपिक है BA पार्ट थर्ड ईयर, जो कि आपके फर्स्ट पेपर में आधुनिक काव्य है और दूसरा क्या है, खंड काव्य है। और खंड से में आपके क्या आती है, टिप्पणी। टिप्पणी का मतलब है आधुनिक काव्य जो है उसके अंदर जो कविता है, उन कविता का जो आधुनिक काव्य 6 भागों में बांटा है, जिसमें भारतेंद्र युग, द्वितीय युग और प्रगतिवाद और छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो उनको देखना, क्योंकि उनमें से आपको टिप्पणी आएगी, वो मैंने पढ़ा दी है। और अब जो है आपका एक खंड काव्य है जो कि नरेश मेहता के द्वारा लिखा गया है। देखिए, नरेश मेहता वही हैं जो अज्ञे जी के दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। अज्ञे, क्योंकि छायावाद में दूसरे तार सप्तक में नरेश मेहता जी का नाम है। नरेश मेहता जी ने जो खंड काव्य लिखा है उसका नाम रखा है संशय की एक रात। और संशय की एक रात माध्यम उन्होंने प्रभु श्री राम को बनाया है, लेकिन उन्होंने युद्ध की वैश्विक की जो स्थिति है उसको उभारने का प्रयास किया है। साथ में ही युद्ध को समझौता के द्वारा शांति बहाल करने का अपना मुख्य उद्देश्य दिखाया है। लेकिन संशय क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि इस संशय को श्री राम के द्वारा संसार जो दिया है कि संसार के प्रत्येक जो मानव है उस मानव के अंदर भी ठीक उसी तरह का संशय उत्पन्न होता है जैसे प्रभु श्री राम के में हुआ है। तो उसको आधुनिक युग के संदर्भ में जोड़ा है, आधुनिक युग के संदर्भ में जुड़ा है। इसीलिए इस काव्य जो है खंड काव्य, इसको जिसे अपन कह सकते हैं कि आधुनिक संदर्भ के प्रसंग में ये बहुत अच्छा साबित हुआ है। और जिस तरह से उन्होंने आधार मान के उपक्रम किया है तो उनका उपक्रम सफल हुआ है। तो देखिए, थोड़ा सा खंड काव्य के प्रमुख कवि हैं नरेश मेहता जी। और खंड काव्य होता क्या है? सीधी बात यह है कि खंड काव्य मानव जीवन का संपूर्ण जो है हिस्सा, उसका जिक्र नहीं होता है खंड काव्य में। जैसा नाम है कि काव्य है, लेकिन काव्य नहीं, वो खंड काव्य है। इसका मतलब है कि मानव जीवन की कोई विशेष एक घटना को लेकर लिखा जाता है और उसी को आधार मानकर उसमें एक ही घटना को लेकर पूरी विषय वस्तु, और जिस तरह से इसमें प्रभु श्री राम जी के सेतुबंध रामेश्वर बनने के बाद क्या है कि जो लंका पर चढ़ाई करनी है, रावण से युद्ध करना है, तो उससे ठीक पहले की जो रात है, उस रात में जो संशय उत्पन्न हुआ है ना, उसी को आधार मान के आधुनिक संदर्भ में उसको देखा गया है, जोड़ा गया है। तो सबसे पहले अपन क्या है कि नरेश मेहता जी का जो जन्म परिचय है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, नरेश मेहता जी का जो दिया है कि जो जन्म है वो कितना दिखाया है, 1922 दिखाया है। कहाँ दिया है? मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, शाजापुर, मालवा क्षेत्र, शाजापुर, MP। सीधी बात है कि जहाँ मालवा क्षेत्र आ गया MP में है, तो मालवा के जो क्षेत्र है जिसमें शाजापुर दिखाया है वो उनका क्या है कि जन्म स्थान है। और जो मृत्यु दिखाई है, मृत्यु कहाँ दिखाई है? मृत्यु जो दिखाई है वो कितनी है? 2000 ईस्वी इनकी मृत्यु हुई है। अब देखिए, इनका जो मूल नाम था वो क्या दिया है? मूल नाम क्या है? पूर्ण शंकर
शुक्ला, इनका पूरा जो मूल नाम है वो क्या था? पूर्णशंकर शुक्ला है। इनके जो दिया है कि इनका जो नामकरण किया है पूर्ण शुक्ला से जो नरेश मेहता बने होंगे, तो क्या दिया है कि नरेश, ये जो दिया है कि नरसिंहगढ़, हो सकता है कि राजघराने से इनके पिताजी का संबंध रहा हो, तो नरसिंहगढ़ की जो राजमाता दिखाई है, तो नरसिंहगढ़ की राजमाता ने पूर्णशंकर से इनका नाम नरेश मेहता दिया है। और नरेश मेहता के नाम से ही आगे हिंदी साहित्य में ये प्रसिद्ध हुए। बताया जाता है कि ये इनके जो पिताजी थे, जिनका नाम क्या दिखाया है? पंडित बिहारी लाल। बताया जाता है कि उनकी तीन पत्नियां थीं और 3 पत्नियों की में तीसरी जो पत्नी हैं उनकी संतान दिखाया है नरेश मेहता जी को। इसके बाद जो दिया है कि उज्जैन, क्योंकि मालवा क्षेत्र है, मालवा एमपी में है, तो सीधी बात है कि प्रारंभिक जो शिक्षा है इनकी वो कहाँ दिखाई है? उज्जैन दिखाई है। और दूसरे नंबर पर जो उच्च शिक्षा है वो इनकी कहाँ दिखाई है? BHU का मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अर्थात बनारस, वाराणसी जिसे अपन कहते हैं। तो इन्होंने अपने काम में जो दिया है कि संस्कृत निष्ठ खड़ी भाषा जो है, संस्कृत निष्ठ खड़ी भाषा बोली का प्रयोग किया है। काव्य में उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण, अलंकार जैसे अलंकारों का प्रयोग किया है। और जिसमें दिया है संपादन का जो काम है, संपादन इन्होंने किसका किया था? कि संपादन दिया है कि जिसका नाम क्या था? चौथा संसार का इन्होंने संपादन भी किया है। और क्या रहे कि जिसे अपन कहते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद में इन्होंने नौकरी की है, कार्यरत रहे। और चौथा संसार जैसी दैनिक जो पत्रिका है उसका संपादन भी किया है। और जीवन के अंतिम समय क्या दिया है? उज्जैन के प्रेमचंद सृजन पीठ, क्या दिया है? प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ दिखाया है? प्रेमचंद सृजन पीठ ये कहाँ दिखाया है? उज्जैन के क्या है? निदेशक बनकर रह गए, उज्जैन में बसे हैं लास्ट में। और उज्जैन में क्या है? प्रेमचंद सृजन पीठ जो है उसके निदेशक बने। और यहीं रहते हुए क्या दिया है? 2000 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बाद अब देखिए कि इनकी जो कुछ काव्य रचनाएँ हैं जिसमें इनको भारतीय ज्ञान पुरस्कार भी मिला है। और 1998 में एक इनकी काव्य रचना थी जिसका नाम था अरण्य। तो अरण्य के लिए भी क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1998 और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। अब देखिए इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं उन काव्य रचनाओं में नाम आता है कि बोलने दो चीड़ को, अरण्य, उत्तर कथा, कितना अकेला, धूमकेतु, प्रवाद, पर्व और ये पथ बंधु था, एक समर्पित महिला। ये क्या है? इनकी प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं। तो थोड़ा सा इनको एक बार देख लेना। दोबारा मैं बोल देता हूँ। प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं, बोलने दो चीड़ का, अरण्य है, उत्तर कथा है, कितना अकेला है, धूमकेतु है, प्रवाद, पर्व है और ये पथ बंधु था और एक क्या है? समर्पित महिला। ये इनकी और एक संशय की रात जो खंडकाव्य है ये इन्हीं के द्वारा रचित है। तो ये थोड़ी सी इनकी संक्षिप्त जानकारी थी। अब देखिए, अब जो दिया है
अब इसमें जो दिया है तो उसमें क्या है कि संशय की एक रात जो है, इस संशय की एक रात क्या चीज़ है ये, जिसमें आपको दिखाया गया है कि जैसे मैं आपसे कह रहा था कि संशय की एक रात, इसका मतलब है कि इसका मुख्य जो कथानक है वो क्या है कि पौराणिक जो महाकाव्य है अपना रामायण, उस रामायण पौराणिक महाकाव्य से इसकी कथानक को लिया गया है और उस कथानक को आधुनिक युग के जो मानव है, आधुनिक युग का जो मानव है ना, उसके संदर्भ में उसको जोड़ा गया है कि संशय क्या है। और संशय जो होती है वो क्या होती है कि मानव की सोच, जिसको मतलब क्या है कि तर्क बुद्धि के आधार पर उसको सोच समझकर उसका निस्तारण कर लिया जाता है। तो हर चीज़ को उससे जोड़ा गया है। तो उससे पहले आपको ध्यान क्या रखनी है कि इसकी जो पृष्ठभूमि है संशय की एक रात की, जो क्या है पृष्ठभूमि है, तो पृष्ठभूमि में क्या जोड़ा है कि इसकी ध्यान रखना कि संशय की एक रात का जो प्रकाशन है, प्रकाशन कब हुआ है 1962, प्रकाशन 1962 में हुआ है इसका। और 62 में हुआ तो इसका मतलब क्या है कि भारत और चीन, जो भारत चीन के बीच जो द्वंद्व मतलब युद्ध हुआ है, उसी युद्ध की पृष्ठभूमि को इस में रखा गया है, ये ध्यान रखना। क्योंकि वैसे पौराणिक गीति काव्य है ये, जिसको महाकाव्य रामचरितमानस के जो प्रमुख मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है, प्रभु श्री राम, उन्हीं के चरित्र को आधार मान के इसकी कथा को बनाया गया है। तो इसका प्रकाशन कब हुआ है 1962 में क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था। अब जिस तरह से प्रभु श्री राम के मन में संशय उत्पन्न हुआ है, ठीक उसी तरह से युद्ध की विभीषिका, युद्ध का परिणाम को लेकर हम जो भारत के लोग हैं या फिर कोई भी मानव जो है उसके मन में अनेक तरह की शंका उत्पन्न होती है, जैसे प्रभु श्री राम के मन में हुआ है। तो उन चीज़ों को आधार मानकर इसमें जिक्र किया है। तो देखिए इसकी पृष्ठभूमि में क्या रखा है, ध्यान रखना कि भारत चीन के युद्ध, भारत चीन के युद्ध के माध्यम से मानव मन की संशय का चित्रण किया गया। क्योंकि जैसे प्रभु श्री राम के सामने एक बड़ी समस्या है, क्या समस्या है कि भाई वो लंका पर चढ़ाई करेगा, मेरी जो निर्दोष जो कौन है, जो वानर सेना है वो मारी जाएगी और उधर से रावण जो है राक्षस वो भी मारे जाएंगे। तो फिर मैं इस इतिहास का कारण क्यों बनूं कि जिसकी वजह से इतिहास मेरे ऊपर लिखा जाए, तो मैं इसका कारण नहीं बनना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ तक वो कह देते हैं कि मुझे ऐसी सीता नहीं चाहिए जिसके आने से क्या हो, विनाश हो। तो यहाँ तक उन्होंने बोला है। तो इसमें आपको ध्यान रखने की बात क्या है कि भारत चीन के युद्ध के माध्यम से मानव मन की संशय का चित्रण किया है और आधार कौन बनाया है, प्रभु श्री राम। तो देखिए, और इस पूरे सर्ग को 4 अध्याय कहो या सर्ग कहो, इस पूरे खंडकाल को 4 सर्गों में उन्होंने बांटा है। तो उन 4 सर्गों को अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, तो ये समझो कि पूरा खंडकाल आपको समझ आ जाएगा। और उसके बाद चाहे राम के चरित्र पूछे, चाहे वो उद्देश्य पूछे, चाहे वो और कुछ पूछे, उसमें से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ कर सकते हो। तो देखिए, संशय की एक रात जो है वो नरेश मेहता की नई कविता के रूप में एक विशिष्ट कृति है। क्या है
कि नरेश मेहता की एक नई कविता के रूप में विशिष्ट कृति है, जो कि ये क्या है, पौराणिक गीति काव्य के नाम से भी इसको जाना गया है, जिसका प्रकाशन कहाँ हुआ है, 1900 कब हुआ है, 1962। इसमें कवि ने एक मिथक के सहारे, मिथक का मतलब जानते हो, मिथक का मतलब होता है कल्पना के सहारे। तो मिथक के सहारे क्या दिया है, समकालीन परिवेश का जो आधुनिक मानव है, समकालीन परिवेश का मतलब है कि जो आदमी जी रहा है वर्तमान युग में, जो समकालीन मानव का जो परिवेश है, उसके आधुनिक बोध को उभारने का प्रयास किया है। कवि ने इसमें पुनरुत्थानवादी कवियों की भांति, पुनरुत्थानवादी कवि, इसका मतलब कि वो कवि जो भारतीय संस्कृति, उसका अतीत का गौरवगान करते हैं, उस तरह की खोज नहीं की है उन्होंने। इसमें पुनरुत्थानवादी कवियों की भांति खोज नहीं की है। उन्होंने क्या किया है, बल्कि वर्तमान युग की जटिल समस्या को परिभाषित करने का प्रयास किया है, उपक्रम किया है और उसको समझाने का प्रयास किया है। संशय की एक रात जो है, इस खंड काव्य को कितने 4 सर्गों में उन्होंने बांटने का प्रयास किया है। और इसके अलावा 4 सर्ग जो हैं, उस 4 सर्गों को आप अगर ठीक से समझ लोगे तो फिर आपको कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, इसके बाद थोड़ा सा आपको देखना है कि जो दिया है कि जिसमें क्या है, पृष्ठभूमि जो लिखी गई है, तो उस पृष्ठभूमि में जैसे दिया है कि आधुनिक संदर्भ, जिसे अपन कहें वर्तमान, जिसे अपन क्या कहें कि वर्तमान संदर्भ। अब ये वर्तमान संदर्भ जो है, ये क्या है, ये आधुनिक युग को आधार मान के, या फिर आधुनिक युग के मानव जो है उसके मन में उठने वाली जो संशय है, उसको आधार मान के प्रभु श्री राम के चरित्र से उसको जोड़ा गया है। क्योंकि प्रभु श्री राम जी भी मानव के रूप में अवतरण है। जैसे मानव श्री राम के मन में संशय है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक मानव के मन में अनेक तरह की संशयों का जन्म होता है। और जैसे प्रभु श्री राम ने संशयों को अनेक तरह की तर्क बुद्धि, समझदारी और कूटनीति और जिसे अपन कहते हैं कि दूत नीति के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया है, ठीक वैसे ही आदमी भी उसको करता है। तो देखिए, इस संशय की एक रात जो खंड काव्य है, वो क्या है, 1962 की जो युद्ध हुआ है भारत चीन, उस युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। जो कि क्या है कि जो कि एक हमारे पौराणिक गीतिका की श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं। खंड का जिसमें वर्तमान युगी जो दिया है, जिसमें वर्तमान युगीन संदर्भ में क्या दिखाया है, अति प्रासंगिक दिखाया है। वर्तमान युग का संदर्भ जो है, वर्तमान युग के संदर्भ का मतलब है कि श्री राम प्रभु का जो चरित्र है, उनके मन के अंदर उठने वाली जो संशय है, उस संशय को प्रत्येक मानव के मन से जोड़ा गया है, जो अति प्रासंगिक है। जिसमें वर्तमान युग की समस्या जो है, वर्तमान युग की जो युद्ध की क्या है समस्या है, उसको प्रभु श्री राम अर्थात आम आदमी, उसमें क्या है कि प्रभु श्री राम अर्थात आम आदमी के चरित्र के माध्यम से उसको उठाया है। संशय मानव मन की क्या है, सहज प्रवृत्ति है। जो संशय है वो मानव मन की सहज प्रवृत्ति है, जो हर मानव, हर प्राणी में पाई जाती है। और थोड़ा सा कुछ होने के बाद तुरंत मन में अनेक तरह की संशय उत्पन्न हो जाती है। तो मानव मन की सहज प्रवृत्ति है, जिसको तर्क बुद्धि पर आधारित है। तर्क बुद्धि का मतलब है कि अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करके उसको संशय को खत्म किया जा सकता है। युद्ध की जो विभीषिका है उसको समाप्त किया जा सकता है। जिसका निर्णय मानव क्या करता है कि अपनी बुद्धि से बड़े सोच समझ कर कदम
उठाता है। तो युद्ध वर्तमान समय की क्या है? युद्ध वर्तमान समय की एक गंभीर समस्या है। अंत में क्या दिया है कि युद्ध वर्तमान समय की एक क्या है? गंभीर समस्या है, जिसमें विश्व का प्रत्येक देश और मनुष्य भयभीत है। अरे गंभीर समस्या है, क्योंकि युद्ध जब होता है तो युद्ध का परिणाम भयंकर होता है, जिसमें जन धन की हानि कितनी होती है। तो उस युद्ध की भीषणतम जो प्रभाव है, उस प्रभाव से प्रत्येक देश और प्रत्येक देश का मनुष्य हमेशा भयभीत रहता है। जैसे प्रभु श्री राम खुद भयभीत हैं कि युद्ध होगा, युद्ध का परिणाम क्या होगा, कितना नुकसान होगा। तो इस तरह से भयभीत मानव भी रहता है। इसलिए नरेश मेहता जी ने पात्रों के परस्पर जो बातचीत की है, नरेश मेहता जी ने पात्रों की परस्पर बातचीत और कथनों के माध्यम से क्या किया है? युद्ध और विश्व शांति के मुद्दे को उठाया गया है। युद्ध और विश्व शांति के मुद्दे को इसमें उठाया गया है। ये मेन चीज़ थी। तो थोड़ा सा इसको देखना। इसके बाद जो बात आती है अपनी क्या कि जो चार वो दिए कि कौन कौन से क्या है मतलब जो सर्ग हैं, जिसे अपन सर्ग कहते हैं, कौन कौन से हैं। तो वो थोड़ा सा आप 4 सर्ग हैं, 4 सर्गों को मैं लिख के बता देता हूँ और उसके बाद में फिर आपको मैं सारांश बताऊंगा लास्ट में। तो देखिए इसका जो दिया है, चार सर्ग हैं संशय की रात में, 4 सर्ग। पहला सर्ग क्या है? तो पहला सर्ग दिया है सांझ का विस्तार और बालू तक। सांझ का विस्तार, सांझ का विस्तार और क्या दिया है? बालू तक, बालू तक पहला जो सर्ग है, जिसमें कथा क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा दिया है वर्षा भीगे अंधकार का आगमन। दूसरा क्या है? वर्षा भीगे अंधकार, वर्षा भीगे अंधकार का आगमन, आगमन। और तीसरा क्या दिया है? वर्षा भीगे अंधकार का आगमन। और तीसरा दिया है मध्य रात्रि की मंत्रणा और निर्णय। मध्य रात्रि की मंत्रणा और निर्णय। क्या दिया है? तीसरा मध्य रात्रि की मंत्रणा और निर्णय। और चौथा जो है संदिग्ध मन का संकल्प। क्या दिया है? संदिग्ध मन का संकल्प, संकल्प और संवेदना। ये 4 पॉइंट हैं, मतलब पॉइंट मानो उसको, जब पूरे खंड काव्य का कथानक इन चारों में भरा है। इन 4 जो सर्ग हैं, इस सर्गों को आप पॉइंटों के, अगर खंड काव्य का कथानक पूछता है आपसे कि खंड काव्य के प्रमुख कथानक कौन कौन से हैं, तो फिर कथानक इनमें ही समाहित है पूरा। कि पहला जो है सांझ का विस्तार और बालू तक, दूसरा दिया है वर्षा भीगे अंधकार का आगमन, और तीसरा दिया है मध्य रात्रि की मंत्रणा और निर्णय, और चौथा दिया है संदिग्ध मन का संकल्प और संवेदना। अगर आपने इनको अच्छी तरह से समझ लिया तो ये समझो कि पूरा खंड काव्य आपको समझ आ जाएगा। तो फिर प्रभु श्री राम के चरित्र संबंधी जो विशेषता, क्योंकि प्रभु श्री राम ही नायक हैं, उन्हीं को मैंने आधार बनाया है इस खंड काव्य का। तो प्रभु श्री राम के चरित्र के वर्णन में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका उद्देश्य जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप थोड़ा सा इनको अच्छी तरह से उतार लें और याद कर लें। अब आगे की जो
प्रत्येक सर्ग के हिसाब से जो कथा है उसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। उससे पहले अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बता सकते हो। अगली वीडियो में इनका पूरा विस्तार सहित वर्णन बता दूँगा, और आपको अच्छा लगे तो आप थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।